नमस्कार दोस्तों। आज दो बड़ी अहम तारीखें हैं। एक, पत्रकारिता के एक ऐसे स्तंभ जो शहीद हो गए इस देश में लोगों को जोड़ते हुए। वो शहीद हो गए शांति के लिए और शहीद हो गए देश की आजादी के लिए। वह पत्रकार जो एक महान लेखक भी थे, एक महान कलमकार होने के साथ साथ ही एक क्रांतिकारी भी थे, एक सत्याग्रही भी थे और शांति दूत भी थे। जी हां, मैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी की बात कर रहा हूं जो कानपुर में थे। दूसरा अहम दिन है कि आज ही की रात थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजा हरि सिंह में इस बात के लिए समझौता हुआ कि कश्मीर अखंड भारत का हिस्सा हो। उस भारत का जिसे उस समय बनाया जा रहा था, उस भारत का जो 565 रियासतों में इतना टूटा हुआ था कि उसे जोड़ना चुनौती थी। तब जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत का हिस्सा बनाने के लिए आज ही की रात हस्ताक्षर हुए थे। 27 अक्टूबर और 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर की रात इस पर सिग्नेचर हुए और कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। और सुबह सुबह ही भारत की सेनाएं कश्मीर को बचाने के लिए श्रीनगर से चल पड़ी और वहां की धरती पर उतरी और उसके बाद में कबीलियाइयों के भेष में घुसे पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया उस जगह तक जिसे आज की डेट में पीओके कहते हैं। उसके बाद में राजा हरि सिंह ने कहा, बस इसके बाद मैं संभालूंगा, क्योंकि वो कुछ शर्तों के साथ में भारत में शामिल हुए थे। पहले वो पाकिस्तान के साथ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है उनका राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए वो भारत के साथ आए, विवश होके आए। यह सच कितनी मुश्किलों में भारत का हिस्सा बनाया, आज भी कमोबेश वही हो रहा है। अडानी अंबानी जैसे लोगों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्राकृतिक संपदाओं को सौंप देने के खतरे से शायद उस 75 साल पहले वाकिफ थे जो है हमारे राजा हरि सिंह। इसीलिए शायद उन्होंने कहा था, नहीं, आपको अनुच्छेद 370 का क्लॉज रखना पड़ेगा। आपको वह क्लॉज रखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर की भूमि, वहां की संपदा और वहां के सारी चीजों पर कश्मीरियों का हक होगा और जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग ही उसके मालिक होंगे, कोई और आके नहीं हो जाएगा। वो जानते थे कि यहां की प्रकृति खत्म की जाएगी, यहां से सब लूटा जाएगा और यह हो सकता है, इसलिए उन्होंने यह शर्त रखवाई थी और इस शर्त पर वो भारत के साथ शामिल हुए थे। बहरहाल वो शर्त टूट गई है। कश्मीर कथित तौर पे भारत का अभिन्न अंग बन गया है। कथित इसलिए कह रहा हूं, अभिन्न अंग है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहर बोया है, उस जहर के कारण वहां लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, लगातार दूसरी घटनाएं हो रही हैं, बेरोजगारी, महंगाई और दूसरी चीजें हैं। वहां के युवाओं को जेल में डाला गया है और न जाने क्या क्या किया गया है। भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है और बहुत कुछ सुरक्षित नहीं।
इसलिए यह है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कथित तौर पे वहां की प्राकृतिक संपदा पर कब्जा करने के लिए किस तरीके से रिश्वत चल रही है, सब कुछ चल रहा है, इसका खुलासा पूर्व राज्यपाल मलिक साहब कह चुके हैं, सतपाल मलिक, और वो बता चुके हैं कि कैसे कैसे रिश्वत दी जा रही थी। वो सारे खेल सामने हैं, और यही वजह है कि जब अभी वहां का विधानसभा चुनाव होने को हुआ, उसके पहले भारत सरकार ने पास करके, राष्ट्रपति से ऑर्डिनेंस करा करके यह पास किया कि जम्मू कश्मीर में वहां की पुलिस, वहां की सुरक्षा, वहां का लॉ एंड ऑर्डर और तमाम विषय नरेंद्र मोदी सरकार के अंडर में होंगे, वहां की चुनी गई सरकार के अंडर में नहीं। यानी आधा अधूरा भी नहीं, 1/4 लोकतंत्र मिला है, स्टेटहुड छिन चुका है। ऐसी स्थिति में कितना मुश्किल है, निश्चित रूप से यह सवाल तो खड़ा ही है। बहरहाल लड़ाइयां हैं, लंबी लड़ी जाती है, क्योंकि सच की लड़ाई छोटी नहीं होती। गांधी ने इतने साल लड़ा, नेहरू ने इतने साल लड़ा, इतनी पीढ़ियां लड़ रही हैं, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से लड़ाई बड़ी। अब इस लड़ाई की ही बात करूं तो लड़ाई इस बात की है कि नरेंद्र मोदी ने प्रकृति संपदा को अडानी अंबानी को सौंपने के लिए जो खेल किया, उसका नतीजा यह हुआ है कि जो 180 देशों के बीच में जो पूरे दुनिया की प्राकृतिक संपदा और सबके संरक्षण का जो इंडेक्स होता है, वर्ल्ड इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में 180 देशों में भारत 176 पर पहुंच गया है। बधाई हो मोदी को कि इतना बर्बाद कर दिया है कि ऑलमोस्ट सबसे आखिरी हो गया है। भारत में कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पहाड़ काटे जा रहे हैं, कहीं झीलें खत्म की जा रही हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है, खेत खलिहान जंगल सब खत्म किए जा रहे हैं। जल जमीन जंगल पर सब पर कब्जा करने के लिए कारपोरेट को सौंप दिया है। उसका नतीजा है, हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, वहां के आदिवासी किस तरीके से प्रतिरोध कर रहे हैं कि हसदेव जंगल को जिस तरीके से काटा जा रहा है, पुलिस, सेना और दूसरे अर्धसैनिक बल लगा करके वो जंगल कटवा करके अडानी को सौंपा जा रहा है। और ये सब हो रहा है, आदिवासियों पे लाठी चल रही है, गोली चल रही है, उन्हें नक्सली घोषित करके मारा जा रहा है, और न जाने क्या क्या किया जा रहा है। कमोबेश यही तो जम्मू कश्मीर में साजिश थी, इसीलिए अनुच्छेद 370 खत्म करने की बात करते थे, इसीलिए जो है अनुच्छेद 34 खत्म करने की बात करते थे। यह इसलिए क्योंकि इन्हें जल जमीन जंगल संपदा प्रकृति सब पर कब्जा करना, और वही हो रहा है। विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, प्राकृतिक चीजों को खत्म किया जा रहा है, और यही कारण है कि आज दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन चुकी है। भारत के देश पूरी दुनिया के जो 20 सबसे प्रदूषित देश हैं, उनमें 12 भारत के हैं, 1 दर्जन। सोचिए आप किस हालत में भारत को लाके खड़ा कर दिया है। अगर 2014 के पहले यह स्थिति होती तो नरेंद्र मोदी कितनी छाती पीटते, भाजपा के लोग कितनी छाती पीटते, आप सोच सकते हैं। तो यह हुआ है, इसके लिए अडानी अंबानी चाहिए। इस देश का मीडिया इतना बड़ा गोदी है कि वह तो कुछ करेगा नहीं। रायपुर में जो छत्तीसगढ़ का मीडिया उस त्रासदी को दिखाए कि क्या क्या अन्याय हो रहा है आदिवासियों के साथ, कैसे कैसे दोहन हो रहा है, तो उसको अडानी के चार्टर्ड प्लेन से घुमाने ले जाया जाता है, गुजरात और दुनियादारी। अब आप सोचिए, अडानी का प्लेन आपको अवेलेबल है, यदि आप उनके लिए जय जयकार करें, तो यह धंधा है, और यह धंधा अब चल रहा है।
एनडीटीवी के पत्रकार अब बिचौलिया का काम करते हैं कि जो पत्रकार नहीं मान रहा है उसे मनाने का धंधा उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये सब खेल चल रहे हैं। तो आप सोचिए कौन सा भारत बना दिया गया। यह भारत बनाया है। इसीलिए हमारे बच्चे कहीं पर थोड़े थोड़े उम्र के बच्चे अचानक हार्ट अटैक से मर रहे हैं, अचानक दूसरे कारणों से मर रहे हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर के गलत दवाएं दी गई, गलत टीके लगाए गए और न जाने क्या क्या हुआ, नकली दवाएं परोस दी गई, महंगी दवाएं दे दी गई और इन सब का नतीजा ये हुआ, प्रकृति का दोहन हुआ और लोग गंदी हवा ले रहे हैं, प्रदूषित जीवन जी रहे हैं, प्रदूषित खा रहे हैं, नकली दवाएं खा करके मर रहे हैं। इसीलिए कोई पता चलता है 18 साल का लड़के को हार्ट अटैक आया, मर गया। अचानक बैठे बैठे कल एक 31 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मर गया। सीसीटीवी कैमरे में उस फुटेज को देखिए, दर्दनाक स्थिति है। पुलिस का सब इंस्पेक्टर, नया सब इंस्पेक्टर, 35 साल का, कानपुर में, वो जिम गया और सब कुछ करके आया घर में अपना नाश्ता लिया, दूध लिया और मर गया। ये समझिए इस हालत में देश को लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि न आबो हवा सही रह गई, न प्राकृतिक चीजें सही रह गई, न आपका खान पान सही रह गया और न कुछ रह गया। यह स्थिति है, यह बनाया है नरेंद्र। इसलिए कश्मीर की बात करता हूं कि जिस कश्मीर को राजा हरि सिंह ने बड़ी मुश्किल से भारत में मिलाया था और शर्तों पे मिलाया था कि इन्हें मानना होगा, और आज उन्हें खत्म किया जा रहा है। यह है भारत। लेह लद्दाख में जो स्थिति की गई है उसके विरोध में सोनम वांगचुक 17 दिन तक अनशन पर रहे। अनशन भी ऐसा सिर्फ पानी पर, और कुछ नहीं लिया हो। अब आप सोचिए इस स्थिति में रहे हो किस तरह से। उनकी सिर्फ यही मांग थी कि उसकी प्राकृतिक संपदाओं को बचा लीजिए, उसे शेड्यूल 6 में डाल करके उसे संरक्षित कीजिए। उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें राजनीति नहीं करनी है। उन्होंने कहा यह कीजिए। इससे आप समझ सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार गूंगी बहरी ही नहीं, अंधी सब कुछ। भले ही वो पट्टी खुलवा दे न्याय की देवी से के आंखों से, मुकुट पहना दे और उन्हें ढकोसले के तौर पे संविधान पकड़ा दे, लेकिन वास्तव में उन्हें कह दे कि इन आंखों से यह देख लेना किसके लिए न्याय कर रहे हो। इसीलिए शायद चीफ जस्टिस भगवान से पूछ के न्याय कर रहे हैं। और यही शायद वजह है कि केन्या के जज भगवान से पूछ के न्याय नहीं करते, आंखों से देख के न्याय नहीं करते कि कौन है सामने। इसीलिए शायद उन्होंने 736 मिलियन का जो अडानी को ठेका दिलाया था पावर डील का, कराई थी नरेंद्र मोदी ने, उसे उसने अवैध माना और रद्द कर दिया। तो आप सोचिए, एक तरफ वो अदालत है जो बिक नहीं रही है, केन्या कोई बड़ा अमीर देश नहीं है, लेकिन वहां जज बिकाऊ नहीं, यहां सब कुछ बिकाऊ। इसलिए यह होता है। दूसरा देखिए, देख करके न्याय करने की जब बात हो रही है, तब मैं बताता हूं कि पुलिस के लोगों को हम गाली देते हैं कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा के लोगों का साथ दे रहे हैं, आरएसएस के लोगों, क्या करें बेचारे। मेरठ में थाने के अंदर एक महिला से बदतमीजी की, घोर बदतमीजी की भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने, और जब उन्हें बदतमीजी करते हैं तब क्या होता है, पुलिस के 2 थानेदारों ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने इसका विरोध किया। ऑन कैमरा सारी चीज रिकॉर्डिंग मौजूद है।
और उन्होंने गलत करने वाले भाजपा के नेताओं को थाने से बाहर निकाल दिया। जो गाली गलौज थाने के अंदर कर रहे थे, मारपीट कर रहे, निश्चित रूप से उन्हें उससे ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए थी, गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने सिर्फ इतना किया था, नतीजतन उन्हें दंड तो मिलना था, उन्होंने महिला की इज्जत बचाई थी, तो उन्हें वहां से हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। यह हुआ है मेरठ में। तब रायबरेली में यौन शोषण का आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम में जाता है, तो एक थानेदार जिसका नाम अनिल सिंह था, वो तुरंत उन्हें देखता है, मौका पाते ही उनके चरणों में गिर पड़ता है और जो डीह थाना अध्यक्ष, थाना इंचार्ज, वो उनके पांव छू के अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता है। सोचिए वो कितना महान हो गया। इसी तरीके से एक थानेदार जो यह समझा रहा था छत्तीसगढ़ में कि आप बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इन बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो, और ये सब करा के आप इनका जीवन बर्बाद कर दो, तो इस पर उसके ऊपर लड़ने को आमादा हो जाते हैं वो सब, और नतीजतन उस थानेदार को हटा दिया जाता। अब आप सोचिए, सही बात भी बताएंगे कि आपके बच्चे इस तरह से कर रहे हैं, इसमें क्या करेगा, तो आप यह जान लीजिए इसीलिए पांव पड़ रहे हैं, इसीलिए यह हो रहा है। रीवा में आपने देखा कि किस तरीके से एक महिला नव विवाहिता थी, अपने पति के साथ में गई थी मंदिर में पूजा करके और वहां पर घूमने लगी, तो कैसे आधा दर्जन युवाओं ने उसे उसके पति के सामने गैंग रेप किया, वीडियो बनाया। वो चिल्लाती रही, बिलखती रही, कोई सुनने वाला नहीं। पुलिस अदालत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि पट्टी हट चुकी है, वो जानती है कि भाजपाइयों पे कार्रवाई करके क्या होगा। अब आप सोचिए, इस तरह की स्थिति है, और इस तरह की जब स्थिति हो तो निश्चित रूप से चर्चा आती। तब मैं बात करता हूं गणेश शंकर विद्यार्थी की। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में थे, प्रताप अखबार निकालते थे, देश की आजादी की लड़ाई के लिए वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े, वहां के प्रदेश अध्यक्ष बने। दंगा कराया इन्हीं संघियों ने, भाजपाइयों ने। जब दंगा कराया तो शांति स्थापित करने के लिए, सबको समझाने के लिए वो दंगा क्षेत्र में गए। मुसलमानों को तो उन्होंने समझा लिया, वो तो शांत हुए, लेकिन जैसे ही वो हिंदू मोहल्ले में आए, उन्हें समझाने का काम किया, तो इन संघियों ने उन्हें मार डाला। 3 दिन तक उनकी लाश पड़ी रही। अब आप सोचिए कितना बड़े गुनहगार हैं ये लोग। 3 दिन बाद अस्पताल में लावारिस लाश उनकी मिली। यह घटना है। तो जो शहीद हुआ हो इसके लिए सच लिखने वाला एक ईमानदार पत्रकार, एक अपने जो जिसने अखबार में जब संपादक के लिए वांट निकाली तो लिखा वह है व्यक्ति आवेदन करे जो भूखा भी रह सकता हो, जो सच के लिए लड़ सकता हो, जेल जा सकता हो और देश के लिए समर्पित हो सकता हो। ऐसा गणेश शंकर विद्यार्थी, उसको इन्होंने मार डाला था। आज उनका जन्मदिन, उनको भी नमन, और नमन है। इसीलिए रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री, एक टीवी कार्यक्रम में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी क्या तुलना करते हैं गांधी नेहरू परिवार से, वो उसके लिए क्या है जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं गरीब घर का ऐसा वैसा। उन्होंने तो इस देश से सब कुछ ले लिया, अय्याशी की जिंदगी जी रहे हैं, महंगे सूट, महंगे कपड़े, महंगी ये
वो सारा एंजॉय कर रहे हैं इस देश के पैसे से, आपके पैसे से, हमारे पैसे से। लेकिन नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, उस परिवार ने क्या किया? मोतीलाल नेहरू ने अपनी सारी संपत्ति, जो आज की डेट में 60-70 हजार करोड़ की बनती है, वो डोनेट कर दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जितनी संपत्ति थी वो डोनेट कर दी, जो करीब 40-50 हजार करोड़ की बनती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जब युद्ध हो रहा था, सेना को पैसे की जरूरत थी, भारत गरीब देश था, तो उन्होंने अपने सारे गहने, मंगलसूत्र सब दे दिया। और फिर जब जरूरत पड़ी इस देश को, तो प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश के लिए शहीद हो गई, एकता अखंडता के लिए। ताकत इतनी थी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, चाइना और अमेरिका के मुंह में हाथ डाल करके सिक्किम को चाइना से छीन के भारत का बना दिया, और बहुत कुछ किया। राजे रजवाड़ों के प्रीवी पर्स बंद किए, दूसरों किए, जमीनें दी लोगों को, गरीबों को, सब कुछ दिया। राजीव गांधी ने इस देश के युवाओं के लिए जो किया, उसी के बदौलत आज हम सब, आप कुछ कर पा रहे हैं। और फिर जब देश के लिए जरूरत पड़ी तो वो भी शहीद हो गए। उनकी पत्नी सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी, उन्होंने प्रधानमंत्री तक के पद छोड़ दिए। और राहुल गांधी ने इस देश में शंकराचार्य के बाद दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश को पैदल पैदल इतना नाप दिया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक, हाइब्रिड तरीके से। सोचिए आप, ये तपस्वी होते तो देश के लिए तपस्या करने वाले ही हैं। किसानों के कर्ज माफ करने हो, गरीबों के लिए करना हो, सबके करना हो, तो कांग्रेस ने किया। इन्होंने तो सिर्फ लूटा है, प्रकृति का भी लूटा है, देश का भी लूटा है, आपका भी लूटा है, आपकी बेटियों की आबरू लूटी, आपकी शिक्षा लूटी, आपके घर परिवार को, सबको लूट के बर्बाद कर। तो यह है अंतर, इसे समझने की जरूरत है। यदि हम यह समझ जाएं तो सारी समस्याओं का समाधान यही है। जय